हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर अमित परिहस्त और आज हम पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट चैप्टर हमारा पार्टनरशिप का है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हमारा सेशन 1 है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसका सेशन 2 भी बनाया है। तो डेफिनेटली आप सेशन 1 पहले देखें एंड उसके बाद सेशन 2 देखें। थैंक यू। सो नाउ वी लाइक टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव। आज का एजेंडा क्या है हमारा करने के लिए? तो सबसे पहले ये टू स्टेट अ मीनिंग ऑफ टॉपिक, टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, to know the modes of dissolution, to know different rules of settlement of claims, and to make realization account, partners capital account, partners loan account, and cash/bank account with journal entries. So let's begin with this. First of all, it is the breaking or discontinuation of relation among all the partner. It brings an end at the existence of firm after which no business is transacted except the activities relating to closing of the books of accounts. Now it is very simple. What do you mean by the term dissolution? Dissolution means discontinuation or termination of the partnership or partnership firm. डिसकंटिन्यूएशन और टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यहां डिसकंटिन्यू भी हो सकता है और टर्मिनेट भी हो सकता है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। तो इसका मतलब डिसोल्यूशन का मतलब यही तक निकलता है कि डिसकंटिन्यूएशन और टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। इसमें बेसिकली हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। एंड जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा बिजनेस ऑपरेशन क्लोज हो जाता है और उसकी अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं। अब अकाउंट्स को कैसे क्लोज करते हैं यह भी मैं आपको आगे में बताता हूं। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन क्या हो सकता है कि ये कुछ मोड्स होते हैं जिसमें डिसोल्यूशन हो सकता है। सो बाय एग्रीमेंट, दिस इज एज पर सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपल्सरी डिसोल्यूशन ये सेक्शन 41 है। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज ये सेक्शन 42 है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ये सेक्शन 43 है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट इस कंपल्सरी नोटिशन होता है, इसको हम सेक्शन 44 बोलते हैं। अब ये कुछ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है कि कैसे कैसे हम सेटलमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम एप्लीकेशन एसेट्स को हम सेल करते हैं तो उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो जो भी एसेट्स को हम सेल करते हैं वो सबसे पहले डेब्ट ऑफ थर्ड पार्टीज को हम दे देते हैं, फिर लोन एंड एडवांस बाय द पार्टनर्स एक्सेप्ट कैपिटल दे देते हैं, फिर कैपिटल पेबल टू पार्टनर्स कर देते हैं और उसके बाद भी कुछ बचता है तो वो दैट रिमेनिंग अमाउंट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर गिवन रेशियो। लॉसेस की मैं बात करूं तो लॉसेस जो इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अकाउंट शैल बी एज फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत आसान है समझना, आपको मैं समझाऊं तो देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा स्पेस यहां ले लेता हूं। यहां जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दो चीज चाहिए होती है, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड सोर्सेज ऑफ एप्लीकेशन। जब भी फंड्स की मैं बात करता हूं तो इसमें दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक इंटरनल सोर्स हो सकता है और एक एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। इंटरनल सोर्स को हम कैपिटल बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को हम लायबिलिटीज बोलते हैं जिसको हम आउटसाइडर लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, और एप्लीकेशन को हम यहां एसेट बोलते हैं। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पहले कैपिटल की अरेंजमेंट होनी चाहिए, फिर हम आउटसाइडर लायबिलिटीज अरेंज करते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस। तो पहला स्टेप कैपिटल अरेंजमेंट करने का होता है, दूसरा स्टेप आप आउटसाइडर लायबिलिटी जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो आउटसाइडर लायबिलिटी से आप अरेंज करते हो एंड फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो। लेकिन जब बिजनेस बंद होता है तो ये उल्टा हो जाता है। सबसे पहले आपको एसेट्स को सेल करना है, उसके बाद आउटसाइडर लायबिलिटीज को पे करना है, उसके बाद जो कैपिटल को पेमेंट करने से पहले आपके पास सपोज किसी पार्टनर ने अदर देन कैपिटल कुछ लोन एडवांस कर रखा है तो उसको आप पे करोगे एंड फाइनली आप लास्टली कैपिटल को पेमेंट करते हो। तो एक्चुअल कंडीशन यही होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यही मैंने यहां समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर प्राइवेट डेट एंड फर्म्स डेट। तो प्राइवेट डेट बिलोंग्स टू द पार्टनर एंड फर्म्स डेट जो
फर्म से बिलोंग करता है। जैसे फर्म्स प्रॉपर्टी विल बी यूज फॉर प्रॉपर्टी पेमेंट ऑफ फर्म्स लायबिलिटीज फर्स्ट, सरप्लस विल बी डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ऑब्वियस है। प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट फर्स्ट, पर्सनल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, सो सबसे पहले डिसोल्यूशन के लिए जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली हम कैश और बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट, नाउ व्हाट इज अ रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट prepared in the books of the business to record all the expenses in the debit side and income on the credit side. यहाँ expenses और income मैं किसको बोल रहा हूँ मैं अभी आपको समझाऊंगा। So income on the credit side and expenses on the debit side. When the sum total of income is greater than the sum total of expenditure, then there is a profit, and this profit has to be distributed between the partners in their given ratio, that is the old ratio. And if there in case of loss, so it has to be distributed between the partners in their given ratio, that is the old ratio. So ये realization account है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको यहां से ऐसे देखोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट है। पहले वाला मैं आपको ये वाला समझाता हूँ, बहुत फिर उसके बाद बहुत सिंपल वाला समझाऊंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। सारी लायबिलिटीज यहां आ जाती हैं। जब भी मैं सारी लायबिलिटीज को बोलता हूं तो पार्टनर्स के कैपिटल को नहीं लेना, पार्टनर्स के लोन को नहीं लेना, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को नहीं लेना है, और आप सारा का सारा लायबिलिटीज यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। एसेट्स को आपको यहां ट्रांसफर करना है, इसमें क्या क्या नहीं लेना है? कैश नहीं लेना, बैंक नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं लेना है आपको, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट और लोन्स टू पार्टनर्स आपको नहीं लेना है। उसके बाद जो भी प्रोविजन है वो आप ले लोगे। सपोज इफ एनी लायबिलिटीज इज बीइंग पेड बाय द फर्म, सो टू बैंक अकाउंट करके हम इसकी पेमेंट कर देंगे। इफ एनी लायबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ बीइंग पेड, तो इसके लिए भी हम सेम एंट्री पास करेंगे, टू बैंक अकाउंट करके एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन हमने पे कर दिया। सपोज इफ एनी लायबिलिटीज इज बीइंग पेड बाय द पार्टनर्स, तो आप यहां टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट करके लिख सकते हो। एंड दिस साइड, सपोज इफ द एसेट इज बीइंग रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब क्या होता है? सोल्ड करना। तो जब भी सेल करेंगे एंड इफ द रियलाइजेशन इज बीइंग डन बाय द फर्म, तो एंट्री करेंगे आप बाय बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट करके यहां लिख देंगे। और सपोज इफ इट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, सो द एंट्री हो जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके एंड इट इज बीइंग टेकन ओवर बाय द पार्टनर। Suppose if the sum total of credit side is exceeding sum total of debit side, then there is a realization profit and has to be distributed between the partners in their given ratio, as I discussed earlier. And if the reverse situation happen, then it should be distributed between all the partners as per the old ratio only. अब इसको समझने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका मैं आपको समझाऊं। ये बैलेंस शीट है हमारे पास, ये बैलेंस शीट गिवन होगा आपके पास जब आप इसका लेजर अकाउंट बना रहे होंगे। तो बैलेंस शीट का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका लायबिलिटी साइड है, और राइट हैंड साइड जो है आपके पास ये एसेट्स है। तो लायबिलिटीज में क्या क्या इंफॉर्मेशन मेजरली प्राइमरली गिवन होता है? सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट गिवन होगा, ठीक है, रिजर्व्स गिवन होगा, लायबिलिटीज गिवन होगी, ये मेंशन होते हैं। इस साइड में आपके पास लॉसेस गिवन होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हम जिसको बोल सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स गिवन होगा, एंड देन आपके पास एसेट्स होगा, एंड कभी कभी प्रोविजन भी होता है। प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो डेटर्स से हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो डेटर्स से हम रिड्यूस करके यहां दिखाते हैं। तो जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में करते हो तो देयर इज अ क्रॉस रिलेशन, देयर इज अ क्रॉस रिलेशन। कैसे आप इसको ट्रांसफर करेंगे? बहुत सिंपल है, इसमें से सिर्फ आपको लायबिलिटीज को यहां ट्रांसफर कर देना है, यहां से सिर्फ आपको एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है। जब भी मैंने लायबिलिटी से बोला कि एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसफर एक्सेप्ट फ्यू आइटम्स, तो कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करना, रिजर्व्स को नहीं ट्रांसफर करना, नहीं करना। लॉसेस की मैं बात करूं तो यहां एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं करना, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं करना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स नहीं करना। रिजर्व्स की जहां मैं बात करूं इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की मैं बात करूं तो इसमें एक क्लेम्ड अमाउंट आता है, एक अनक्लेम्ड अमाउंट आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से आप
अनक्लेम्ड अमाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सपोज इफ देयर इज अ क्लेम्ड अमाउंट तो उसको आपको ट्रांसफर करना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये इसका मतलब होता है। तो यहां आपने क्या क्लोज कर दिया, एसेट्स को क्लोज कर दिया, यहां आपने लायबिलिटीज को क्लोज कर दिया, यहां आपने एसेट्स रियलाइज्ड कर दिया। रियलाइज करने का मतलब होता है एसेट्स को सेल कर देना। सो सपोज इफ इट इज रियलाइज बाय द फर्म, तो यहां आपने बाय बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट लिख दिया। सपोज इफ इट इज रियलाइज्ड और टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो आपने यहां लिख दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर भी हो सकता है जो लेके जाता है, उसका भी हम आगे बात करेंगे। लायबिलिटीज इफ रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है पे ऑफ। लायबिलिटीज रियलाइज का मतलब होता है पे ऑफ करना। तो जब भी लायबिलिटीज को हम रियलाइज करते हैं, पे ऑफ करते हैं, तो बेसिकली इसमें दो बातें हो सकती है, या तो फर्म पे करेगी या पार्टनर पे करेगी, पार्टनर पे करेगा, सॉरी। सो फर्म जब पे करेगा तो उसके लिए हम एंट्री क्या लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट करके लिख सकते हैं, और जब ये पार्टनर करेगा सो इट शुड बी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज से 1 लाख and the total of the debit side is say 90,000. So here we find that excess of credit side over the debit side by 10,000. So this is your realization profit, and this profit has to be distributed between the partners in their given ratio. If the reverse situation happen, like इस side में 1 लाख है और इस side में 90,000 ही आ रहा है, तो excess of debit side over the credit side is a realization loss and has to be distributed between the partners in their given ratio. So this is the way how we can understand. Now, preparation of partner's loan account. If a partner has given any loan to the firm, his loan will be paid after payment of all the outsider liabilities, but before making any payment of partners on account of capital, the partner's loan account has to be paid. So इसके लिए एंट्री क्या पास करने वाले हैं, partner's loan account debit to bank account, और इसमें आपने उसकी पेमेंट कर दी। Next one is, to the firm has given a loan to any partners, then such a loan account will show a debit balance and will appear on the asset side of balance sheet of the firm. Such loan accounts are settled through partners capital account by passing the following journal entry. So partners capital account and partners loan account, ये इसका partners capital account debit to partners loan account. अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने पहले भी पार्टनर्स लोन की बात करी और यहां की पार्टनर्स लोन की बात करी, तो ये कैसे होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ये बैलेंस शीट गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका लायबिलिटी साइड है और राइट हैंड साइड आपका एसेट साइड है। यहां गिवन है एज लोन और यहां गिवन है बीज लोन। सो ये जो एज लोन है इसका मतलब क्या है कि दिस लोन हैज गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर टू द फर्म। तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। और ये जो बीज लोन हमारे एसेट साइड में दिख रहा है, सो दिस लोन इज गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो आप समझे कि ये जो हमारे पास बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मैंने एक एज लोन लिया है, ये पार्टनर्स टू द फर्म का लोन है, और ये जो बीज लोन करके लिया है ये फर्म टू द पार्टनर का लोन है। सो जब भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, सो फर्म इज लाइबल टू पे बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए फर्म क्या एंट्री पास करेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। इस कंडीशन में क्या करती, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट पार्टनर को फर्म को करना है। लेकिन एज फार एज द बीज लोन अकाउंट इज कंसर्न, दिस नीड टू बी सेटल इन हिज कैपिटल अकाउंट। ये आपने देखा होगा रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में भी, सपोज कोई भी लोन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, इफ गिवन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, दैट शुड बी सोन, दैट शुड बी टेकन इन द डेबिट साइड ऑफ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए आपको यही एंट्री पास करनी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहां क्या करेंगे आप, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ, सारा कुछ हम ट्रांसफर करने के बाद, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स में, ये उसके पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा।
एनी लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, कोई भी लाइबिलिटीज और पार्टनर उसके लिए पे ऑफ करता है, ये भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में बेसिकली ये डेबिट साइड में आ जाएगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कोई भी अनडिस्प्यूटेड लॉसेस है या फिक्टिशियस एसेट है तो दिस इज अ पार्टनर्स का, इससे कैपिटल डिक्लाइन होगा, दिस शुड बी सोन इनटू द डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन लॉस भी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। कोई भी पार्टनर ने एसेट्स टेकन ओवर करा है तो वो भी पार्टनर्स के डेबिट साइड में आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो चीजें हैं, ये जो 3 चीजें हैं, और भी हो सकती है इसके बाद भी, लेकिन मेनली ये 3 चीजें, ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड में आने का मतलब है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा। और ये जो लॉसेस हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन है, एनी एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर है, ये जो 3 चीज मैंने यहां लिखी है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डिक्लाइन करेगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, उसके बैलेंस को डिक्लाइन करेगा। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पता है जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके इसमें आए तो आपको एक चीज करनी चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इंक्रीजिंग साइड इज द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजिंग साइड इज द डेबिट साइड। तो जिन चीजों से आप इंक्रीज होता है उसको आपने क्रेडिट साइड में प्लेस करना है। जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन हो, वो आपने यहां ले लेना है। आपके पास जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, वर्कमैन कंपनसेशन, दीज आर योर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, sorry, accumulated profits and reserves. I'm so sorry, this is your accumulated profits and reserves. ये हम यहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद if any liability is taken is paid by the partner, तो उसके लिए भी हम यहां बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके लिख देंगे। फिर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आएगा, वो भी आप बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आप यहां लिख दोगे। सो दीज आर द वे हाउ यू कैन इंक्रीज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस सबसे डिक्रीज हो सकता है। सपोज इफ एनी डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो आपने यहां लिख लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन, ये जो बेसिकली है दिस आर द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। रियलाइजेशन अकाउंट यहां हमने लिखा है कि इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो ये भी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिक्लाइन करेगा। लॉस ऑन रियलाइजेशन जो है वो भी यहां आपको, ये भी कैपिटल को डिक्लाइन करेगा। नाउ इफ द क्रेडिट साइड, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ द क्रेडिट साइड ऑफ एक्स इज 5 लाख and debit side of x is say 4 lakh. So excess of credit side over the debit side has to be paid by the firm. तो इसके लिए फर्म क्या करेगी, टू कैश और बैंक अकाउंट करके, एंड एक्सेस बैलेंस इज बीइंग पेड, एक्सेस बैलेंस इज बीइंग रिफंडेड, एक्सेस बैलेंस पेड टू द कंसर्न पार्टनर हो जाएगा। लेकिन सपोज y का डेबिट साइड का टोटल इज से 3 लाख एंड क्रेडिट साइड का टोटल इज ओनली 2.5 लाख। So excess of debit side over the credit side, it means there is a condition of deficiency and this partner has to be brought some additional capital in order to settle his account. तो उस condition में यहाँ by cash public bank account करके, and this partner has to bring some additional amount of cash to before the closure of the accounts, before the closure of the partner's capital account. अब इसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक बार आप एक थोड़ा समराइज कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे मैंने बताया आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बन गया, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दिस इज द इंक्रीजिंग साइड एंड दिस इज द डिक्रीजिंग साइड। ये फॉर्मेट मेरा कंसर्न नहीं है बताना, ये फॉर्मेट हम बात कर चुके हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में बात करना चाहता हूं इसमें, कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड का हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमने दिखा दिया, कुछ क्वेश्चंस में हम नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते उसका लॉजिक मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूं। सो बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करने के लिए आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी रिजर्व्स है वो आपने लिख दिया, जो भी आपके पास लायबिलिटी साइड में गिवन है। जो भी रियलाइजेशन प्रॉफिट है वो आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट लिख के, बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके, इफ एनी लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, पेड बाय द पार्टनर, टेकन ओवर बाय मतलब पेड बाय द पार्टनर, वो लिख दीजिए। तो मेन हेडिंग यही होगी ओपनिंग बैलेंस, और ये ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में गिवन होगा वो बैलेंस हमने यहां ट्रांसफर कर दिया।
जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व जो लायबिलिटी साइड में मेंशन था उसको हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। रियलाइजेशन प्रॉफिट हमने रियलाइजेशन अकाउंट से जो हमें एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड का जो बेनिफिट आया था उसमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमने हर पार्टनर के लिए यहां ट्रांसफर कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट करके इफ एनी फर्म्स लायबिलिटीज इफ पेड बाय द पार्टनर वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करता है। डिक्रीज करने के लिए ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यहां भी लिखेंगे। अब सोचोगे ये कौन सा है, तो ये ओपनिंग बैलेंस आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन था जिसको आपने यहां ट्रांसफर किया, जैसे कि आप एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में करते हैं। और ये जो बैलेंस था ये आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में था जिसको आपने ट्रांसफर किया था। उसके बाद कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है आपके पास, वो आपने ट्रांसफर कर दिया। रियलाइजेशन लॉस है आपके पास, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसके बाद क्रेडिट साइड इफ ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो यहां आपने टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कर दिया। और इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड देन बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आपने कर दिया। नाउ माय पर्पस इज टू एक्सप्लेन यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगेन, टू एक्सप्लेन यू द वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्योंकि यहां जब मैंने रिजर्व की बात करी थी तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन इसका कंडीशन समझ लीजिए। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से 2:1 की है। ये बैलेंस शीट गिवन है, दिस इज द लायबिलिटी साइड एंड दिस इज द एसेट साइड। यहां वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व सपोज 10,000 का गिवन है, ऑलराइट। और एडजस्टमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन कुछ भी गिवन नहीं, मतलब इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं साइलेंट। मतलब इन दिस कंडीशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ओनली गिवन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड नथिंग इज स्टेटेड आफ्टरवर्ड्स। सेकंड कंडीशन हो सकता है कि इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 8,000 देन व्हाट यू कैन डू, इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 10,000 देन व्हाट यू कैन डू, and if there is a claim of 12,000 then what you can do। बहुत सिंपल है। सपोज क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उस कंडीशन में, जैसे मैंने यहां रिजर्व दिखाया है, तो उस कंडीशन में आपको बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके, और ये जो 10,000 की अवेलेबिलिटी है in the liability side of your balance sheet has to be distributed between all the partners in their given ratio। लेकिन सपोज इसमें क्लेम हो गया तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने आपको याद होगा यहां मैंने एक स्टार बना दिया था, बिकॉज ये पॉइंट आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लेम हो गया 8,000 तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे ये मैं केस 2 के लिए ले रहा हूं, ये केस 2 के लिए मैं एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट आपके लिए बनाता हूं। ये रियलाइजेशन अकाउंट का मैंने टी शेप बना दिया है, एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड। तो आपको पता है ये लायबिलिटीज है, तो डेफिनेटली इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन दिस साइड। सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके, अब नाउ द पॉइंट इज कि आप 10,000 ट्रांसफर करोगे या 8,000 ट्रांसफर करोगे। तो सिंस द क्लेम इज लोअर देन द अवेलेबल रिजर्व, तो आप जो क्लेम का अमाउंट है वही कंसिडर करोगे और वही अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। सो 8,000 आपने यहां ट्रांसफर कर दिया, एंड टू बैंक अकाउंट करके आपने इसकी पेमेंट भी 8,000 की कर दी। नाउ you already had a surplus of 10,000 on account of workman compensation reserve। इसमें से 8,000 का जो अमाउंट है इसको मैं क्लेम्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, क्लेम्ड बोलूंगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी पेड फॉर इट, राइट। जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 2,000 का, इसको बोलूंगा मैं अनक्लेम्ड अमाउंट, एंड इसी अमाउंट को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की मैं बात कर रहा हूं, मैं केस 2 की बात करूं तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखेंगे तो, लेकिन वो 10,000 में सिर्फ 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स, और जो 8,000 होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और डेबिट साइड में उसकी पेमेंट कर देंगे। नाउ थर्ड कंडीशन इज कि सपोज क्लेम भी हमारे पास 10,000 होगा, रिजर्व भी हमारे पास 10,000 का, क्लेम भी 10,000 का होगा, देन व्हाट यू कैन डू। तो इस कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट में आप पूरा का पूरा क्लेम ट्रांसफर कर देंगे।
तो यहां आपने बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व करके और पूरा अमाउंट 10,000 ट्रांसफर कर दिया। सिंस इतने का ही क्लेम है तो इसकी आपने पेमेंट भी करनी है, तो टू बैंक अकाउंट करके और 10,000 की आपने पेमेंट यहां से कर देनी है। और नथिंग हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि हमारे पास अब फंड ही नहीं है तो हम नथिंग हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पार्टनर्स। मैं केस 4 की बात कर रहा हूं, यहां हमारा जो क्लेम है इज ग्रेटर देन द अवेलेबल रिजर्व। तो क्या हम 12,000 करेंगे ट्रांसफर? नहीं, हम 10,000 करने वाले हैं। तो ये केस हमारा 4 है। इस केस 4 में जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो यहां हमने बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व करके और सिर्फ 10,000 ट्रांसफर करना है, एंड टू बैंक अकाउंट करके 12,000 की यहां आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। 12,000 की यहां आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नाउ यू हैव द क्वेश्चन कि सर हमारे पास 10,000 का था, हमने 12,000 कैसे करा? तो बेटा 10,000 का तो ऑलरेडी अवेलेबिलिटी था, सो फॉर 10,000 देयर इज नो क्वेश्चन, राइट। 2,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हमने पे करा, दिस इज फॉर द अनक्लेम्ड लायबिलिटीज टू बी पेड। तो जो भी अनक्लेम्ड लायबिलिटीज होते हैं उसकी भी पेमेंट करते हो, सिंस द फर्म इज गोइंग टू शट डाउन इट ऑपरेशन, तो उसकी भी पेमेंट हम करते हैं। आई एम श्योर कि ये समझ में आ गया होगा, और क्यों मैंने यहां स्टार बनाया, आई होप आपको वो भी समझ में आ गया होगा। नाउ जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में बहुत सिंपल है। फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट तो आप एंट्री क्या पास करने वाले? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स जब भी आप करते हैं तो इसमें यू कैन कंसीडर ऑल द एसेट्स, क्योंकि पहले ही मैंने लेजर अकाउंट से आपको समझाना स्टार्ट करा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, लेकिन अब आपके लिए इजी इसलिए हो जाएगा, पहले मैंने आपको डिफिकल्ट पार्ट लेजर अकाउंट से स्टार्ट कर दिया, अब मैं उसको जर्नल से कोरिलेट कर रहा हूं। तो आपने देखा कि जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे तो डेबिट साइड में आपने टू सन्ड्री एसेट्स लिखा था, तो उसकी जर्नलिटीज क्या करेंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो डू यू हैव टू ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, जैसे मैंने मेंशन करा आप वैसे ही करेंगे, ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एंड इफ प्रोविजन इज देयर और एनी फिक्टिशियस एसेट मेंशन, तो वो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, जिसको मैंने यहां नोट में भी आपके लिए मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में बताया गया। तो सपोज हमारे पास कोई फिक्टिशियस एसेट है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, तो उसके लिए आप एंट्री यही पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज इफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि सर कहां ट्रांसफर करूंगा फिर? तो बेसिकली बच्चे इसको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना है, एंड सो द एंट्री शुड बी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है ये जो प्रोविजन होता है, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट है, अभी मैंने आपको ये भी मना किया था कि ये भी आपको ट्रांसफर नहीं करना होता रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? बहुत सिंपल सा, ये जो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना होता है, मतलब एसेट जैसे क्रेडिट साइड में हो गया तो एसेट्स की तरह ट्रांसफर नहीं करना होता है। रीजन, क्योंकि प्रोविजन जितने भी होते हैं आपको पता है ये लायबिलिटीज होते हैं, तो इसको एक्ट करेगा प्रोविजन को लायबिलिटी साइड में। आप थोड़ा सा पहले की तरह एडमिशन की में चले जाएं, तो एडमिशन में आपने देखा होगा कि जब डेटर्स मेंशन होता है तो उसमें से एसेट साइड में से ही प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स सबट्रैक्ट करके दिखाया जाता है, या ऐसा भी होता है कि डेटर्स का वैल्यू हमारे पास एसेट साइड में गिवन है और प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स आपके पास लायबिलिटी साइड में गिवन है। तो एक्चुअल उसका जो लोकेशन होता है वो लायबिलिटी साइड में ही होता है, बिकॉज ऑल द प्रोविजंस आर द लायबिलिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए इसको एसेट्स की तरह हम क्लोज नहीं करते हैं और इसको लायबिलिटीज की तरह क्लोज करेंगे। तो लायबिलिटीज के लिए क्या करते हैं हम? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो वैसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करके हम इसको क्लोज कर देते हैं। सिर्फ इसको क्लोज करते हैं, रियलाइज इसको हम नहीं करते हैं। रियलाइज का मतलब क्या है कि इसकी हम पेमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री लायबिलिटीज के लिए। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। तो जब भी मैं लायबिलिटीज की बात करूंगा तो ऑल द लायबिलिटीज हैज टू बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अनक्लेम्ड रिजर्व अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया क्लेम्ड और अनक्लेम्ड का फर्क, जो वर्कमैन कंपनसेशन में मैंने बताया आपको कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो वो अनक्लेम्ड रिजर्व होगा, एंड हेंस इट कुड बी
it would not be distributed or transferred to realization account. It could be transferred to the partners capital account. तो सिर्फ claimed को realization account में transfer करना है and unclaimed को partners capital account में distribute कर देना है. So this is it. तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म है. नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलते हैं और इसी के कंटिन्यूएशन में आपको समझाते हैं कि डिसोल्यूशन होता क्या है. आई एम श्योर कि आपने बहुत एंजॉय करा होगा और अच्छे से इस वीडियो को देखें और इसके बाद आप सेशन 2 देखेंगे तो देन यू कैन कोरिलेट कि ये चैप्टर कितना अच्छा और इंटरेस्टिंग है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.